नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल किया हुआ है। तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, यही एग्जाम में पूछने की संभावना है। और कुछ टॉपिक हैं जो इनको पढ़ तो लिए हैं लेकिन उनको पूछने की संभावना नहीं है। तो उनको जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो उनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिलहाल आज का जो हमारा वीडियो है, हम लोग पढ़ने वाले हैं जो केटलिस्ट होते हैं वो क्या चीज होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इनको हर बच्चे को पढ़ना चाहिए जो 11 12 तक क्लास पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को बच्चों आप पूरे लास्ट तक देखिएगा बच्चों। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा। पेपर बहुत ही पास है, आप सभी को बहुत ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक हमारे पास टॉपिक है उत्प्रेरण। क्या है? केटालाइसिस, है ना। जो केटालाइसिस होती है उनके बारे में हमको जानकारी कब मिला? बार्जिलियस ने सन 1835 में, है ना, उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग पहली बार उन्होंने किया था। ठीक है। उसने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, किंतु अभिक्रिया के जो रेट होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है। बाद में कुछ ऐसे भी पदार्थ की जानकारी हुई जिनकी उपस्थिति में कुछ रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, उत्प्रेरक का मतलब उन्होंने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते परंतु रेट को, अभिक्रिया की जो दर है उनको या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। ऐसा ही तीन लाइन जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं। इसको पहली बार खोज किसने किया? बार्जेलियस ने, राइट ना। चलिए अब इनका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होगा वो हम क्या देंगे। ऐसा बाहरी पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित मीन्स क्या हो जाएगा? चेंज का मतलब होगा या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, परंतु स्वयं क्रिया के अंत में भार बनावट में चेंज नहीं रहता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, राइट। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की वेग में परिवर्तन होने की घटना को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण कहते हैं, केटालाइसिस कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए, वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देते हैं परंतु स्वयं किसी भी अभिक्रिया के अंत में भार या बनावट में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस प्रकार उत्प्रेरक की सहायता से जो रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग में चेंज होने की जो घटना है, फिनामिना है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उत्प्रेरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये दो तीन लाइन आपका डेफिनेशन है, इनको आपको याद करना है। सीधा एक परिभाषा है। देखिए, जब अभिक्रिया हो रही है कहीं पर मान लीजिए, तो उत्प्रेरक के आ जाने से या तो उनका जो रेट होगा, अभिक्रिया का जो दर होगा, या तो घट जाएगा बच्चों या फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, बस यही बात कहता है उत्प्रेरक। ठीक है। लेकिन इस घटना को, इस प्रोसेस को, जिनकी सहायता से रेट क्या होते हैं, अभिक्रिया की रेट क्या होती है, चेंज होती है, अर्थात कम या ज्यादा होते हैं, उन उन घटना को हम लोग कहते हैं केटालाइसिस कहते हैं, मतलब उत्प्रेरण कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, फिर देखेंगे इनका प्रकार क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा समझिए, ध्यान से समझिए, एनर्जी के साथ पढ़िए। और पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, बिल्कुल भी पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, इस उम्र में अगर आपको पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। इन बात को ध्यान से रखिए, समझिए, है ना। इतना बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको पढ़ने से फायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, ये आपको होना चाहिए मालूम। अगर आप अपने हित चाहते हैं तो पढ़ाई अच्छे से कर ही लीजिए, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। ठीक है। देखते हैं, जब पोटेशियम क्लोरेट को, ये देख सकते हैं फार्मूला है पोटेशियम क्लोरेट को, है ना, जब 360 डिग्री में धीरे धीरे से ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन देता है, परंतु यदि उसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिलाकर गर्म करें तो अभिक्रिया जो होती है, ऑक्सीजन के तेजी से निकलने लगते हैं। अभिक्रिया के पश्चात MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का भार और केमिकल जो कंपोजिशन होते हैं अनचेंज रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। यह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया, जो हमारे पास ये पोटेशियम क्लोरेट है, उत्प्रेरक MnO2 के प्रेजेंट में, है ना, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। लेकिन MnO2 अभिक्रिया में जो दिखाई दे रहा था अभी तक, है ना, वो सेम वैसे का वैसे रहा। इसका मतलब ये हुआ, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अभिक्रिया को, दर को बढ़ाने के लिए क्या आया, काम आया, रेट को बढ़ा दिया। ठीक है। ये होते हैं हमारे पास बच्चों उत्प्रेरक। इतना क्लियर समझ में आ गया। एक ही एग्जांपल आप देंगे। अब चलते हैं हम लोग उत्प्रेरक के
हमारे पास कुछ इनके लक्षण है, इनको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बात तो मानिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला इनका जो लक्षण है, करेक्टर है, क्या है? उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रेरक के भार और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? संभव होता है, जैसे आपने अभी देखा है। ठीक है, भौतिक जो कंडीशन होगा, फिजिकल जो कंडीशन होगा, उसमें चेंज होगा। दूसरा, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, इसका मतलब ये होगा कि उत्प्रेरक का एक करेक्टर ये होगा, एक गुण इसका ये होगा कि उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा भी रहेगा तो भी अभिक्रिया को कराने के लिए क्या होगा? पर्याप्त होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक, देखिए, उत्प्रेरक का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तीसरा है हमारे पास, उत्प्रेरक की किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था को नहीं बदलता। उत्प्रेरक अग्रगामी अभिक्रिया और प्रति अभिक्रिया, मतलब पीछे की ओर चलने वाली जो अभिक्रिया होगा, है ना, को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, उसे साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। इनको मत करिए, नीचे और देखते हैं, मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तीसरा, तीसरा को हमको नहीं पढ़ना है। चौथा देखिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता या आरंभ नहीं करता। हमारे पास जो उत्प्रेरक होते हैं, अभिक्रिया में आकर के रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा तो देता है, परंतु क्या करता है कि कभी भी वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट। पांचवा देखते हैं, अपने शब्दों में याद करना है। देखिए, उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, एकदम करेक्ट बात। अर्थात ये हुआ कि जिस प्रकार के रिएक्शन को हमारे पास जरूरत होगा आगे रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, कैसा कैटालाइज का जरूरत पड़ेगा, वैसे हम लोग कैटालाइज देंगे। हर कैटालिस्ट जो होगा, हर कैटालिस्ट जो होगा वो क्या करेगा? हर रिएक्शन को पूरा नहीं कर सकता, राइट ना। जैसे एक ताला एक विशेष प्रकार के चाबी से खुलता है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, वैसे ही एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को कराने के लिए एक विशेष प्रकार के हमारे पास केटालिस्ट, मतलब उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। और देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है, अर्थात आसानी से उत्पाद बनाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटालिस्ट जो होगा, अभिक्रिया की संकीर्ण जो ऊर्जा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे उत्पाद बनने की जो दर होती है वो क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। आपने इसको देखा होगा एक और वीडियो में, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है, रेट इसका क्या दिखाई दे रहा है? कम, मतलब कम समय लगा, है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम समय लगा। लेकिन अगर हमारे पास केटलिस्ट नहीं है, उत्प्रेरक अगर नहीं है, तो क्या होगा? अभिक्रिया की जो दर होगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनने में जो समय लगेगा वो ज्यादा लगेगा। यही कह रहा है, जैसे आपने यहाँ देखा, धनात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है, अर्थात आसानी से प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धनात्मक, ठीक है, जबकि ऋणात्मक जो कैटालिस्ट होते हैं अभिक्रिया के एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पाद बनने की जो दर होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और देखते हैं उत्प्रेरक का ताप पर प्रभाव। पांच आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको पांच छह आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। चलिए और समझते हैं, आपके नॉलेज के लिए जो जो आपको सही लगे आप बिल्कुल पढ़ें। उत्प्रेरक जो होते हैं, प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग उच्चतम होता है। इसे निम्न व उच्च ताप पर वेग घटता है। इस ताप को उत, उस उत्प्रेरक का क्या कहेंगे हम लोग? अनुकूलतम ताप कहेंगे। ठीक है, ताप बढ़ाने पर एंजाइम की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे थोड़ा से। उत्प्रेरक के उत्तेजक या वर्धक, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को उत्तेजित अथवा तीव्र कर देते हैं, किंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, वर्धक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर हो? जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमारे पास जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिब्डेनम है वो क्या काम कर रहा है? मॉलिब्डेनम एक तरह से हमारे पास उत्प्रेरक है, लेकिन
नहीं, आयरन उत्प्रेरक का काम कर रहा है, लेकिन जो मॉलिब्डेनम है, ठीक है, MO है, वो क्या का काम कर रहा है? वर्धक का। उत्प्रेरक के विष, अच्छा, कुछ जो उत्प्रेरक होते हैं क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। घटा देगा तो नष्ट हो जाएगा उनका जो रिएक्शन का दर है वो, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे उनको, एक विष की तरह काम करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है हमारे लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, लेकिन हमको 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा अभी तक उत्प्रेरक के पूरे पार्ट को हमने समझा। ये हमारे पास उत्प्रेरक के पूरे प्रकार हैं, ठीक है, देखते हैं कितना सारा है। ये तो लंबा है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि हमारे पास जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, और उत्प्रेरक के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हमने पूरा डिटेल किया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों। समझने की कोशिश करें, जब आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ मार्गदर्शन हूँ, आपके लिए मार्ग दिखाने का काम कर सकता हूँ, लेकिन याद तो आपको करना है बच्चों। तो इस तरह के वीडियो को देखते रहिए, सीक्वेंस से मिल रहा है आप सभी को, है ना। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, 11 चैप्टर है। अभी हम लोग 3 यूनिट को छोड़े हैं साइड में, उनको हम लोग पढ़ेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो। चलिए बच्चों, वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।